गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 43 में। एपिसोड नंबर 43 के अंदर मार्केट बिहेवियर यानी करेक्शन मोड। मार्केट का एक बिहेवियर होता है जिसको हम कहते हैं करेक्शन मोड। जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है और हमें पता नहीं चलता कि कहाँ तक ही जाएगी नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लर्न टू इन्वेस्टिंग इस सिचुएशन में, यानी जब मार्केट का बिहेवियर करेक्शन मोड में हो तो वहां पर हम किस तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। देखिए, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो प्रत्येक लोगों के जो सजेशन है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होते हैं। प्रत्येक लोगों के सजेशन एक्सेप्टेबल होते हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो जो ट्रेनर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप इसको यहाँ पर लीजिए, वहां पर लीजिए, मतलब हर स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो प्रत्येक स्ट्रेटेजी काम करती है। जब मार्केट नीचे नीचे की तरफ जाती है यानी कि अपने करेक्शन मोड में होती है तो वहां पर क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड जो है 1 से लेकर 60 तक एपिसोड हम बना रहे हैं। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर आप सीखेंगे कि ईटीएफ के अंदर आप कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं। चलिए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है ईटीएफ बिजनेस स्कूल। इसके अंदर हमने अभी तक 228 वीडियोस डाली हैं और ये सारी वीडियोस यदि आप देखते हैं तो आप ईटीएफ के बारे में पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आपको पूरी नॉलेज हो सकती है ईटीएफ के बारे में। तरह तरह के ईटीएफ हैं। जिन ईटीएफ जिनको ईटीएफ के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है वो हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप एकदम से एक वीडियो आप देखना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में रेज होते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस रेज होंगे यदि आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज होगी तो होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि किस तरीके से ईटीएफ की सहायता से आप अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं, कंपाउंडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट में आ सकते हैं। देखिए, मार्केट हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता फ्रेंड्स। कभी मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, वो ऐसा ट्रेंड होता है कि आप कहते हैं कि मार्केट गिर क्यों नहीं रही है। वहां पर भी लोग डरते हैं कि मार्केट अगर गिर गई तो क्या होगा, इसीलिए वो लोग वहां पर इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो भी स्ट्रैटेजी होती है। तो हमने जो गूगल शीट बनाई है, ये एक फाउंडेशन ईटीएफ के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हमने एक गूगल शीट बनाई है कि किस तरीके से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं यदि आपको ईटीएफ के बारे में जीरो भी नॉलेज है। और आपने ये जो गूगल शीट है इसको अच्छे से आपने स्टडी कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आपको ज्यादा कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी इस तरीके के कोई भी आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम गूगल सबसे पहले हम गूगल शीट में चलते हैं। देखिए, गूगल शीट में इस गूगल शीट को हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे पीएसयू बैंक बीज है, तो पीएसयू बैंक बीज आपने देखा होगा कि अपने करेक्शन मोड के अंदर बहुत बुरी तरीके से ये चल रहा था। कुछ लोगों ने हो सकता है कि 80 पे भी लिया होगा, 85 पे भी लिया होगा, 84 पे भी लिया होगा। तो आशा करता हूं कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टिंग की होगी। तो अगर आपका एवरेज प्राइस से कम है निफ्टी बीस के अंदर, सॉरी, पीएसयू बैंक बीस के अंदर, तो आप किस तरीके से इसके अंदर एकुमुलेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सपोज मान लीजिए कि आपने टोटल बजट के हिसाब से काम नहीं किया। ठीक है, आपने टोटल बजट के हिसाब से काम नहीं किया। वैसे हमने इसके अंदर जो डिसिप्लिन सेट किया है वो ये है कि अगर आप 40,000 की अगर आप टोटल बजट आप इसके अंदर एलोकेट करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है वो आड़े तिरछे तरीके से कभी नहीं चल सकता। उसके अंदर
एक बजट सेट करना पड़ता है। चाहे आप कोई भी दुकानदारी भी अगर आप करते हैं, कोई शॉपकीपिंग भी करते हैं, अपनी आप दुकान लगाते हैं, आप छोटा बिजनेस करते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, तो आपको एक बजट सेट करना पड़ता है कि भाई इतने बजट का माल मुझे इसके अंदर रखना है। ठीक है, इतने बजट का माल मुझे इसके अंदर रखना है। और उसके बाद फिर कैश फ्लो के लिए हमें कितना रखना है, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना रखना है, ये सारी चीजें एक बिजनेस के अंदर, जिस तरीके से एक पूरे बिजनेस के अंदर प्लानिंग चलती है, उसी तरीके से ईटीएफ के अंदर भी इसी तरीके की प्लानिंग चलती है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ईटीएफ के ऊपर रिसर्च की है, और वो अपने चैनल के अंदर भी ईटीएफ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग कहीं से भी होती है, यू हैव टू लर्न, आपको लर्न करना चाहिए। आप चाहे 20 ईटीएफ चैनल आप देखते हैं, 10 देखते हैं, जितने भी आप चैनल देखते हैं, यदि आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक है, आपकी रिसर्च, आपकी जो रिसर्च है, जो आप खुद भी अपने आप भी रिसर्च कीजिए कि वास्तव में ये चीजें काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। यदि वो काम कर रही हैं तो यू कैन वॉच दीज चैनल एज वेल। तो यहाँ पर हमने पीएसयू बैंक 20 का अगर हम चार्ट देखें, तो चार्ट आप देखते हैं, देखिए पीएसयू बैंक 20 में चलते हैं। ये फ्रंट चार्ट है, सबसे पहले चार्ट में देखते हैं। देखो चार्ट से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये जो चार्ट है इसमें कैंडल्स जो दिखाते हैं ना, दिखती हैं, ये आपको ट्रेंड बताते हैं कि क्या ट्रेंड ये चल रहा है। यहाँ से देखो, ये यहाँ से पीक पे था, ये इलेक्शंस के आसपास है, उसके बाद इसने नीचे का पूरा ट्रेंड बनाया था ऐसे करके। उसके बाद ये अपने बिल्कुल डाउनफॉल पे ये चला गया था, बिल्कुल बॉटम पे चला गया था। बॉटम के बाद थोड़ा बहुत ही उठा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से बहुत ये उठ गया है। तो अब ये ट्रेंड अगर पकड़ेगा तो ये समझ लो कि सीधे 88 पे चला जाएगा। जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था, अगर आप पुरानी वीडियो देखें, कि ये जैसे जैसे करेक्शन करता जाएगा उस तरीके से आप इसको उठाते जाइए, उठाते जाइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप उठाते जाइए। कैसे उठाना है इसको, देखिए, इसको उठाने का तरीका ये है कि जैसे सपोज पीएसयू बैंक 20 के अंदर, मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर चलता हूँ, वहां से आपको दिखाता हूँ। सपोज ये पीएसयू बैंक 20 है, तो पीएसयू बैंक 20 में हमारा -1.67% आ रहा है। ठीक है, ये 1.67% आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसके अंदर 53,000 के आसपास हमने इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर दिया है। अब हमने इसके अंदर बजट कितना लगाया है, देखो बजट, अगर आप ये देखेंगे ना, इसके अकॉर्डिंग ये हमने एक जनरल बजट बनाया है। लेकिन क्या है कि हमारा जो बजट है, वो बजट हमारा 1 लाख रुपीज का बजट है। इसके लिए हमने, क्योंकि एक ईटीएफ के लिए आपको एक बजट एलोकेट करना पड़ेगा, हमने इसके लिए पूरे 1 लाख रुपए का सपोज बजट एलोकेट किया है। तो अभी हमने 50% के आसपास हमने इन्वेस्टिंग कर दिया, यानी कि 50% हम और कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, अब आगे की जो इन्वेस्टिंग है अंधाधुंध तरीके से नहीं होगी। अब इसके अंदर जो इन्वेस्टिंग होगी वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग होगी, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब हम एकदम से इसके अंदर हैवी इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, अब इसके अंदर हम सिंपल एसआईपी लेवल की इन्वेस्टिंग करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए ये 2% नीचे गिर जाता है, तो 2% में हम ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके क्राइटेरिया के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या क्राइटेरिया सेट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे सपोज हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है, सपोज कि ये 2% अगर गिरेगा, ठीक है, 2% अगर ये गिरेगा यहाँ पर डेली वाले में, अगर ये 2% गिरेगा, तो हम यहाँ पर 100 क्वांटिटी एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, अगर ये 2% यहाँ पर गिरेगा, एवरेज प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं है कि एवरेज प्राइस कितना है, लेकिन ये अगर 2% यहाँ पर गिरेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 हम एक्यूमुलेट करेंगे। अब यहाँ पर एवरेज प्राइस का आता है। यदि मान लीजिए कि और नीचे ये गिर जाता है, ये गिरते गिरते और नीचे गिर जाता है, और ये मान लीजिए 3%, -3% हो जाता है, सपोज -3%। ठीक है, और ये सपोज मान लीजिए कि नीचे रेड कैंडल बनती है इसकी, मान लीजिए 0.5% या 1% गिरता है,
तो हमने क्या करना है कि 3+1 यानी कि 4%, यानी ओवरऑल ये कितना है, 1% ये हो गया, 3% ये हो गया, तो 4% हो गया। तो 4% में हम क्या करेंगे, जैसे हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि अगर ये ओवरऑल 4% होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 50 एकुमुलेट करेंगे। ठीक है, 4%। और जब तक ये 4% गिरता रहेगा तब तक हम 50-50 एकुमुलेट करते रहेंगे। ठीक है, जब तक ये 4% रहेगा। सपोज ये 5% हो गया, ये 1% हो गया, तो 6 हो गया। तो हम कितना करेंगे, 25 और उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हम 50+25 यानी 75 हम एकुमुलेट करेंगे। इस तरीके से हमें इसके अंदर करना चाहिए, क्योंकि एकदम से इसको करने से क्या होगा कि आपका ये नेगेटिव हो जाएगा पोर्टफोलियो, और आप कहेंगे कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है अब इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो हमने इस तरीके का क्राइटेरिया बनाना है। तो ये क्राइटेरिया आप अपने आप भी सेट कर सकते हैं, अपना क्राइटेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि आपको इतना ही करना है और इतना ही करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, सपोज कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सपोज मान लीजिए वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मान लीजिए 40,000 का बजट एलोकेट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज वो 74 पे ले लेते हैं इसको, तो 74 यहाँ पर उनको मैनुअली डालना पड़ेगा, 74। ठीक है, क्योंकि ये एलटीपी के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो क्या होगा कि ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, लेकिन जिस प्राइस पे उन्होंने लिया है उसको यहाँ पर मैनुअली आपको डालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो आगे की जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगला उसको 72 पे लेना है, 72.50 पे लेना है। फिर अगला अगला जो है उसको 70 के आसपास लेना है। और अगला उसको 70 के बाद 68 पे लेना है, फोर्थ बाय। 68 के बाद उसको 66 पे लेना है। ठीक है, तो ये गूगल शीट के अंदर फॉर्मूला बना हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं और आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि वास्तव में ये चीजें काम कर रही है नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ना, ये वास्तव में काम करता है। ठीक है, ये काम करता है, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बिल्कुल तैयार किया है। इसके बेसिस पे हमने जो प्रॉफिट है वो निकाला है। तो जो प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, जब ये फॉर्मूला काम किया है तभी जाके, उससे प्रॉफिट जब निकला है तभी जाके हमने इसको मेंशन किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे ऑटो बीज है, तो ऑटो बीज अभी अपने बहुत ही डाउन फॉल के अंदर है, ऑटो बीज। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके की कुछ स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं आप इस तरीके की। तो ये हो गया। जैसे बहुत लोगों का ये कहना था कि सर एवरेज प्राइस पर हम नेक्स्ट जो फॉल होता है उस पर हम परसेंटेज लगा के लें, या हम कैसे लें। ठीक है, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि एवरेज प्राइस पे लेना है या फिर हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको लेना है। देखिए, जैसे मॉन है, मॉन का भी हमने बताया आपको, आईटीबीज का भी बताया। तो ये जो गूगल शीट है ये ऑलरेडी आपके पास है, इसको आप कॉपी करके और अपने गूगल ड्राइव के अंदर आप किसी और नाम से सेव कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, और उसके बाद आप इसमें आप कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद है गोल्ड बीज का बताया हमने, सिल्वर बीज का बताया था, डिवॉप बीज का भी। अभी डिवॉप बीज का अभी जैसे 31 पे है, तो इसका भी हम कर सकते हैं, इसका भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। डिवॉप बीज का भी आप कर लीजिए। ठीक है, अब आपको जो ब्लैंक होंगे ये आपको अपने आप करने हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अपने आप करने ही है। ठीक है, अब जैसे बैंक बीज है, तो बैंक बीज के अंदर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका निफ्टी बीस के अंदर कर सकते हैं। इस समय निफ्टी बीस का बहुत ही ज्यादा स्कोप है इन्वेस्टिंग का, तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये 36 ईटीएफ है। आप इन 36 ईटीएफ के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। देखो, आपका स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पून फीडिंग की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है कि हम आपको ये बताएं कि ये वाला ईटीएफ है, सीपीएससी वाला ईटीएफ है, इसमें इन्वेस्टिंग करिए। वो चीज़ हम नहीं बताएंगे आपको। हम टोटल आपको एनालिसिस करना बताते हैं कि किसमें आपको ट्रेंड किसके अंदर बन रहा है, इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस किसके अंदर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर
RSI के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये आपको आउटपुट दे रहा है कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब इन्वेस्टिंग करना चाहिए तो ये आपको बता रहा है, तो आपको करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद DMA आपको बता रहा है, 25 DMA आपको बता रहा है। ठीक है, जब ये दोनों चीजें आपको बता रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर भी हमने एक जो इंडिकेशन है ये भी हमने आपको दी है कि यहाँ पर कह रहा है ये इन्वेस्ट। ठीक है, बजट आपको अपने अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर रखना है कि जितना भी बजट है, यदि सपोज मान लीजिए आप 1,000 रुपए का बजट रखते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पूरा फॉर्मूला ऐसे, जो पूरा फॉर्मूला है वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। इन्वेस्टिंग का फिगर्स आपके सामने अपने आप आ जाएंगे कि कितनी कितनी क्वांटिटी आपको लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा गूगल शीट। तो गूगल शीट में फ्रेंड्स ये तो रहा गूगल शीट। उसके बाद क्या होता है कि जब मार्केट करेक्शन के दौर पे होता है तो वहां पर क्या होता है, इन्वेस्टिंग का दौर होता है। यानी इन्वेस्टिंग मंथ कह लीजिए या इन्वेस्टिंग डेज कह लीजिए। तो ये जो महीना है पूरा अक्टूबर का, यानी हाफ अक्टूबर और फुल नवंबर, ये जो 1.5 महीने हैं ये इन्वेस्टिंग मंथ कहते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि ये करेक्शन के दौर चल रहा है, इसीलिए इसको हम इन्वेस्टिंग मंथ कहते हैं। इसके अंदर हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई प्रॉफिट के अंदर नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारे पहले प्रॉफिट के अंदर भी रहे होंगे तो वो पूरा 10% के आसपास करेक्शन हो चुकी है, तो हम उसको इतने माइनस में क्यों, हम अपने प्रॉफिट को रिड्यूस जो प्रॉफिट है उसमें क्यों हम सेल करेंगे। तो सेल का ये तो है ही नहीं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये जो महीना है ये सेल का नहीं है, ये बाइंग मंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नवंबर सॉरी सितंबर का जो मंथ था, ये देखिए सितंबर है, अक्टूबर है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर है, 16 अक्टूबर तक, यानी 23 अक्टूबर तक ये समझ लीजिए। वैसे 16 के आसपास हो गया था, करेक्शंस का स्टार्ट हो गया था। तो करेक्शंस से पहले पहले हमने क्या किया, ये सारा हमने अपना पोर्टफोलियो का प्रॉफिट जो है ना निकाल दिया है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं। ये टोटल जो प्रॉफिट है हमारा, अगर मैं यहाँ पर टोटल सम करूं तो ये देखिए, ये टोटल हमने 41,622 ये हमने निकाल दिया था दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये दोनों डीमेट अकाउंट का है, ये रिकॉर्ड हम नीचे मेंटेन करते हैं। तो ये जो गूगल शीट आपके पास है उसी तरीके से आप इसके अंदर अपना रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। देखो, रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि आप जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, आप आगे चल के बेसिक चीजों को आप भूल जाते हैं। बेसिक चीजें इसके अंदर नहीं भूलनी है, तभी हम कह सकते हैं कि अगर बेसिक चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो इसका मतलब आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है। जनरली क्या होता है कि आप ये सब चीजें आपको पता भी हैं, आप देखते भी हैं, लेकिन आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके पास फंड होता है, जब जब मार्केट गिरती है या किसी के कहने पे आप क्या करते हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टिंग करते चले जाते हैं, और आपके पास फिर फंड नहीं रहता है और आपका सारा पोर्टफोलियो माइनस रहता है। इसीलिए डिसिप्लिन के साथ यदि आप गूगल शीट को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास फंड भी रहेगा, लास्ट मोमेंट तक आपके पास फंड रहेगा, और आप इन्वेस्टिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस गूगल शीट को आप कॉपी कर लीजिए और इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देखो, जो हमने यहाँ पर कहा था कि मार्केट बिहेवियर करेक्शन मोड, अगर करेक्शन मोड के अंदर तो कैसे ये करेक्शन मोड के अंदर है, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। देखिए, सबसे पहले हम FIs और DIs के डाटा को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, FIIs और DIIs का मंथली डाटा देखते हैं। होता क्या है, देखो डेली अगर आप डाटा देखोगे ना तो क्या होगा कि डेली देखने से आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, एक दिन का देखने से आपका इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि वो एक दिन मार्केट नीचे रहती है, फिर 2 दिन ऊपर हो जाती है, फिर 2 दिन नीचे हो जाती है, फिर 3 दिन ऊपर हो जाती है। तो इस तरीके से मार्केट अपना चलती रहती है। और ETF इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डेली डेली, ठीक है, पोर्टफोलियो देखने की भी जरूरत नहीं होती है।
अब यहाँ पर हम चलते हैं जैसे अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में जो बिकवाली हुई थी, यानी कि एफआईज ने -31,496 करोड़ का इन्होंने सेल किया था। ठीक है, सेल, ये ग्रॉस सेल्स माइनस ग्रॉस परचेज कहते हैं इसको। तो इतना किया था, यानी कि नेगेटिव था ये, और ये पॉजिटिव था। तो इसीलिए इस महीने में ये समझ लो कि क्रैश नहीं हुआ। नहीं तो क्रैश हो जाता, अगर ये भी बिकवाली कर देते तो क्रैश हो जाता। अब क्या है कि इन्होंने जब इसको सेल किया तो इन्होंने बाई किया कुछ लोगों ने, क्योंकि होता क्या है कि देखो, कई बार क्या होता है कि ये फ्यूचर का अगर सेल करते हैं तो ऑप्शंस के अंदर उसको बाय करते हैं, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा क्या हुई है, बैलेंस हुई है। ठीक है, अगर मैं मई का देखूं तो मई में देखेंगे आपकी फ्यूचर और जो ऑप्शंस है दोनों के अंदर ही बिकवाली हुई है। ठीक है, अगर आप इसका चार्ट पे देखेंगे, आप मई के उसमें देखते हैं, मंथ में देखते हैं, चलो किसी में चलते हैं। ये चलते हैं हम आपके, ये निफ्टी 20 के अंदर चलते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 का ये ईटीएफ है, और इसके अंदर वही ट्रेंड बनता है जो निफ्टी 50 का बनता है। देखिए, अगर मैं मई के महीने में चलूं तो ये मई का महीना है। ठीक है, मई मंथ के अंदर देखो ये 255 पे था, 255 के बाद ये कितने पे आ गया था, 242 पे आ गया था फ्रेंड्स ये। ठीक है, इस महीने के अंदर ये समझ लो कि नीचे अगर देखेंगे तो ये मई मई के महीने में 249 के आसपास आ गया था। ठीक है, 256 से 249, यानी कि 600 पॉइंट मार्केट नीचे गई थी। निफ्टी 50 की 600, अगर ये 6 रुपए नीचे गया होगा तो इसका मतलब 600 पॉइंट नीचे गई थी। तो इसका मतलब है कि जब ये, इस डाटा को आप जब आप कंपेयर करेंगे, देखिए ये डाटा, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों ने इसको सेल किया था, जब दोनों ने सेल किया तो मार्केट ये बिल्कुल नीचे ले गए, ये देखिए। अगर हम आईटी बीज की भी बात करेंगे तो मई के महीने में ये देखो ये भी नीचे था। उसके बाद अगर हम बैंक बीज की बात करेंगे तो ये भी देखो मई के महीने में ये भी नीचे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पीएसयू बैंक बीज की बात करेंगे मई के महीने में, तो ये भी देखो ये भी नीचे है। ठीक है, तो हमने आपको जितने भी ईटीएफ दिखाए हैं मई के महीने में सारे नीचे थे। तो इसका मतलब है कि एफ आई आईज का बहुत फर्क पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये जो मंथली है ये हमने आपको दिखाए हैं। उसके बाद आप कैश का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एफआईज और डीआईज का देखिए। अब ये मैंने एफ एंड ओ का दिखाया था आपको, अब कैश का दिखाता हूँ। कैश के अंदर आप देखेंगे, अगर ये एफआईज का डाटा नेगेटिव है, ये देखिए नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये मार्केट को नीचे की तरफ ले जाएंगे। देखो ये नीचे है, नीचे की तरफ ले गए। अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा भूचाल मार्केट के अंदर आ सकता है। अगर ये भी नेगेटिव है और ये भी माइनस हो गया बहुत अच्छे तरीके से, तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा भूचाल आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसने क्या किया है, थोड़ा बैलेंस कर दिया मार्केट को, नहीं तो ये तो पता नहीं कितना नीचे गिर जाता। ठीक है, तो मार्केट को इसी तरीके से बैलेंस किया जाता है। एफआईज जब सेल करते हैं तो डीआईज क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं। ये देखिए ये बाय कर रहे हैं। ठीक है, और कभी ये सेल करेंगे और ये बाय करेंगे। ठीक है, ये बाय करेंगे, ये सेल करेंगे, ये सेल करेंगे, ये बाय करेंगे, इसी तरीके से चलता रहता है मार्केट के अंदर, चलता रहता है, चलता रहता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको उनके इमोशन से खेला जाता है। और वो जब नेगेटिव हो जाता है, ज्यादा उनको पोर्टफोलियो लगता है नेगेटिव हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि वो लॉस लेके भाग जाते हैं या मार्केट को छोड़ के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा एसआईपी मॉडल पे चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ये जो एफआईज और डीआईज है, इनका काम है सेल और बाय बाय और सेल करना, वो भी बहुत बड़े स्केल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये डाटा आप मंथली डाटा आप ट्रैक कर सकते हैं।
डेली डाटा भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये एनएससी की वेबसाइट पे भी और मनी कंट्रोल वगैरह जो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर भी आपको ये डाटा मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो बहुत लोगों का कहना है कि सर एफआईज और डीआईज को देखते हुए हम इन्वेस्टिंग करें। देखो, एफआईज और डीआईज को देखते हुए अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो क्या आपके पास इतना बड़ा फंड है कि आप इनको देख देख के करेंगे? देखो, हम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। छोटे इन्वेस्टर का मतलब है कि जो बहुत ही टाइनी इन्वेस्टर्स कहते हैं ना, जो 1 करोड़ रुपए लगाते हैं। ठीक है, 1 करोड़ रुपए से नीचे वाले तो ये समझ लो कि उनकी गिनती, मतलब ये समझ लो बहुत ही टाइनी होते हैं वो, जो 1 करोड़ से नीचे लगाते हैं। और हम कितना लगाते हैं? 5 लाख 10 लाख लगाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम उनसे भी 10 गुना नीचे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एफ आईज या डी आईज का आप मंथली डाटा या डेली डाटा ट्रैक कर सकते हैं। इट इज एडवांटेजियस फॉर योर नॉलेज, बट यू हैव टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द गूगल शीट। जो ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको इन्वेस्टिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर इसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिट के अंदर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट चाहे कितना है, आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ऑटो बीज ने यहाँ पर तहस नहस कर दी है। आप देखिए ऑटो बीज की क्या हालत हो गई है, ये देखिए, ये -7.9 यानी 8% के आसपास ये नीचे गिर चुका है। यानी कि ये समझ लो कि शायद ये 15 से 20% नीचे गिर चुका है और इसका 25 से भी नीचे इसका आरएसआई दिखा रहा है। ठीक है, आज ये इतनी बुरी हालत में है, लेकिन कल ये आप देखना कि ये जब ये एकदम से ट्रेंड बनाएगा तो उसके बाद ये देखना कि ये 240, ये 300 तक भी चला जाएगा। आज ये एलटीपी इसका 240 है, कल ये 300 तक भी जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? ये 300 तक भी जाएगा। आज लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। देखो क्या होता है कि एक ईटीएफ है ना, डाउनफॉल उसका हो सकता है मंथली ट्रेंड हो। तो मंथ में क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें स्ट्रेटेजी बनाओ, एक बजट बनाओ कि हमने इतना इतना बाय करना है। अगर 40,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो जरूरी नहीं है कि आप 5 बार इसको बाय करो, आप इसको 10 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 10 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। लेकिन क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा करके, आप जब जब डाउनफॉल हो तब आप लेते रहिए, लेते रहिए। अब जनरली क्या होता है कि एक ईटीएफ का जो बजट है ना, आप दूसरे ईटीएफ के अंदर डाल देते हैं, दूसरे का बजट इसमें डाल देते हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप इसका जो बैलेंस बजट है ना, आप एलटी गिल्ड 20 के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन दूसरे ईटीएफ के अंदर मत डालिए इसका बजट। इसका बजट एलटी गिल्ड 20 के अंदर हमने किस लिए क्यों कहा है? क्योंकि एलटी गिल्ड बीज एक एक तरीके का बॉन्ड है, और बॉन्ड के अंदर वो एनुअली आपको 8% से 12% का रिटर्न दे सकता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आप अपने फंड को पार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने फंड को पार्किंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको। देखो, हर चीज हम प्रैक्टिकली है ना आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और हो गया, सारी चीजें प्रैक्टिकली चलती है। ये एलटी गिल्ड बीज है, ये देखिए, ये एलटी गिल्ड बीज है। इसमें हमारा जो फंड है, इस फंड को हमने पार्किंग किया हुआ है। अभी हम शांत हैं, अभी इसको हम सेल नहीं करेंगे। अभी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट कितना और नीचे गिर सकती है, क्या हो सकता है इसके अंदर। तो जब ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगा, मान लीजिए कि देखो एलटी गिल्ड बीज ने तो ऊपर आना ही है, ये तो एक तरीके का बॉन्ड है। तो धीरे धीरे करके देखो 0.11% ये बढ़ गया है। अभी ये 2683 है तो 27 पे भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे ही ये कुछ पॉजिटिव हमें दिखाएगा तो हम अपने पार्किंग का जो फंड है उसको निकाल के, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा हमने जो बजट एलोकेट किया हुआ है अलग अलग ईटीएफ के अंदर, हम थोड़ा थोड़ा करके एज पर गूगल शीट की जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास इतना फंड है अभी जो हमने पार्किंग किया हुआ है, तो हम धीरे धीरे करके उसके अंदर डालते रहेंगे। इसका मतलब हमारे पास अभी फंड खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि मार्केट बिल्कुल नीचे चल रही है, लेकिन फिर भी क्या है, हमने
अपने फंड को एलोकेट किया हुआ है और आराम से हम उसके अंदर इन्वेस्टिंग धीरे धीरे करके करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे 6% गिर गया, ठीक है, ये 6% गिरा हुआ है ऑटो बीज। उसके बाद ये 5% गिरा हुआ है, ये 4% गिरा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो है अभी ये बिल्कुल डाउनफॉल के अंदर ये चल रहे हैं ईटीएफ। और अभी और कितना गिरेंगे अभी हमें ये नहीं पता, क्योंकि कितनी बिकवाली होगी आगे ये कोई नहीं बता सकता कि एफआईज और कितना सेल करेंगे। ठीक है। लेकिन ये पता है हमें कि ये बैलेंस हो रहा है, क्योंकि डीआईज उसको बाय कर रहे हैं, जो वो सेल कर रहे हैं डीआईज बाय कर रहे हैं। ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म तक ये होल्ड किया जाएगा। होल्ड करने के बाद जब जब आपका यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देगा, मान लीजिए 5%, 3% जो भी है, और उसके बाद क्या होगा कि आप अपना प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये अभी 1.5% के आसपास माइनस चल रहा है, और ये कम से कम 3%, 3 पॉइंट समथिंग % ये माइनस चल रहा था। लेकिन अब क्या है, ये एकदम से मार्केट अभी ऊपर आ गई है, और ये धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगी। और हमारा जो ये फंड है ये ग्रीन होने के बाद हम देखेंगे कि किस किस में हमें प्रॉफिट लेके निकलना होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अलग अलग सेक्टर के जो ईटीएफ होते हैं इनके अंदर जब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाती है तो कोई 5% बढ़ता है, कोई 3% बढ़ता है, कोई 2% बढ़ता है। इसी तरीके से अपना ये ट्रेंड बना लेते हैं। और ट्रेंड बनाने के बाद क्या होता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना प्रॉफिट इसके अंदर बुक करके निकलना है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ये जो नवंबर मंथ है ये इन्वेस्टिंग मंथ है। इसको कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये महीना आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे। ठीक है। आप ये समझ के चलिए कि ये मंथ आपके लिए इन्वेस्टिंग मंथ है, और धीरे धीरे करके आप अपने फंड को इन्वेस्टिंग करते जाइए। और हो सकता है कि दिसंबर का जो मंथ है वो आपके लिए सेल का मंथ हो, यानी कि प्रॉफिट आप लेते जाएंगे, जिनमें आप इन्वेस्टिंग किया उसमें प्रॉफिट लेते जाइए। तो एक रेगुलर इनकम का जो सोर्स होता है ना, ये एक तरीके का मॉडल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये एम स्टॉक का फ्रेंड्स ऐसा है कि जो एम स्टॉक है ये बहुत ही कन्वीनियंट है। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एम स्टॉक का ब्रोकरेज हमने एक स्कीम इसके अंदर ली है। ठीक है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास 4 डीमेट अकाउंट है। ठीक है। जिनमें से एम स्टॉक सबसे बेस्ट है, दूसरा जीरोधा है। अगर जीरोधा के अंदर ब्रोकरेज चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके ऊपर भी हम सोचेंगे फिर कि क्या किया जाए। उसके बाद एक आईसीसीआई डायरेक्ट है मेरे पास, लेकिन उसके अंदर ब्रोकरेज चार्जेस कुछ है। वो हो सकता है कि उसके अंदर हम कुछ स्कीम लेकर उसके अंदर ब्रोकरेज चार्जेस को बिल्कुल ऑलमोस्ट नील कर दें। ठीक है। तो 3 डीमेट अकाउंट ये हो गए। उसके बाद मैंने नुवामा का लिया था, नुवामा का वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है। उनका नुवामा का एक माइनस पॉइंट है कि उनके जो एनुअल चार्जेस है वो 500 समथिंग जो एनुअल चार्जेस होते हैं एएमसी मेंटेनेंस चार्जेस है। तो वो एक माइनस पॉइंट है उसका। ठीक है। उसमें ब्रोकरेज भी है, तो ब्रोकरेज प्लस वो है, तो इसलिए हम उसको अभी मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसको उसको सजेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी हम सिर्फ 2 डीमेट अकाउंट के अंदर इसके अंदर काम कर रहे हैं। और तीसरा आईसीसी डायरेक्ट होगा। अगर ये आईसीसी डायरेक्ट हम तब उसको उसमें तब इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमारे दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर एक प्रॉपर कैश फ्लो का एक पूरा सिस्टम हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट होते जाएंगे फ्रेंड्स, वो हम तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे ईटीएफ इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि सर हम स्टॉक्स के अंदर क्या इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि जिस दिन मैंने एपिसोड नंबर 28 के अंदर आप जाना और उसके अंदर देखना आप कि मैंने क्या कहा है उसके अंदर। जिस दिन आपके 3 डीमेट अकाउंट और चौथा डीमेट अकाउंट भी प्रॉफिट के अंदर देना स्टार्ट कर देगा, यानी 4 दुकानें आपकी ये चलना स्टार्ट हो जाएंगी ना, उस दिन के बाद आप ये समझ लो कि जो आपको लगेगा ना मार्केट के अंदर कि ये स्टॉक अच्छा है, तो आप अपना बजट
बनाकर और सेम स्ट्रैटेजी के साथ आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी के अंदर आप काम कर सकते हैं और उसके बाद आराम से आप चाहे स्टॉक में काम करो, चाहे पेनी स्टॉक में काम करो आप, क्योंकि वो आपका मार्केट का पैसा होगा। तो आप देखो ऐसा है, बहुत लोगों का कहना है, सर हम पेनी स्टॉक के अंदर काम करना चाहते हैं, तो पेनी स्टॉक किस तरीके से ले क्या लें। देखो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पेनी स्टॉक इज ए बेट। कभी कभी क्या होता है, 3 रुपए का शेयर 3 लाख भी हो जाता है, पेनी पता नहीं है, और वो जीरो भी हो जाता है। 20 रुपए का शेयर जीरो भी हो जाता है, 20 रुपए का हो सकता है 2 लाख भी हो जाए, कोई पता नहीं है। तो पेनी स्टॉक के अंदर कोई पता नहीं है। ठीक है, वो एक तरीके की लॉटरी की टिकट है। यदि आप ऐसी लॉटरी की टिकट वास्तव में लेना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करते हैं, और हजार हजार रुपए करके आप पेनी स्टॉक के अंदर डाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जब मार्केट का पैसा जो आपने बनाया हुआ पैसा है, उसको अगर आप पेनी के अंदर डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको डाल के और छोड़ दो, उसको उसको बार बार मत देखो और री इन्वेस्टमेंट मत करो। एक बार कर दिया, उसको छोड़ दीजिए, आप माइनस प्लस होने दो उसको, जितना माइनस प्लस होता है उसको होने दो। ठीक है, वो आप छोड़ दीजिए, वो लॉटरी की टिकट है। हो सकता है कि 10 पेनी स्टॉक की जगह में 5 आपके चल जाए, बहुत बम्पर चल जाए, 5 आपके जीरो हो जाए, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ लोग इस तरीके की कुछ ऐसा प्लान करते हैं वो लोग, लेकिन वो चीजें तब काम करती हैं जब आपके पास मार्केट का पैसा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग से बढ़िया, यदि आप ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं और 99% आप जो है ना, ये समझ लो लॉस में होंगे, आप में से 99% लोग लॉस के अंदर होंगे। आप 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस का आप ऑडिट कर लीजिए, सेल्फ ऑडिट कर लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप हमेशा लॉस में रहें। लेकिन आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है। आप हमेशा अपनी लॉस रिकवरी, प्रॉफिट, ये सब बड़े बड़े सपने आपके दिमाग के अंदर चलते रहते हैं कि एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए भी बना सकते हैं, एक दिन के अंदर 10 लाख रुपए भी बना सकते हैं। इस तरीके के जो चीजें कैलकुलेशन चलती हैं, उस मिस कैलकुलेशंस की वजह से क्या है कि आप हमेशा लॉस में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सपोज मान लीजिए कि 6 मंथ्स में अगर आप लॉस के अंदर हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये छोड़ना आपके लिए सही है। ठीक है, ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग छोड़ना आपके लिए सही है। यदि आप 6 मंथ्स में यदि आप लॉस में ही हैं, तो आपको ये छोड़ना सही है। अगर आप ईटीएफ के अंदर काम करते हैं और आपने कुछ पैसा बना लिया है, तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि इसको ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर कभी मत डालिए। इससे बढ़िया आप चाहे पेनी स्टॉक आप ले लीजिए, वो इससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसमें तो आपका पैसा जाना ही जाना है। पेनी स्टॉक में तो मान लीजिए आपने 20 पेनी स्टॉक लिए हुए हैं, तो उसमें से हो सकता है कि 5 पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिट में लेके आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा व्यू है। बाकी जो आपको लगता है अच्छा, वो आप कर सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, एज ए ट्रेनर एक पर्सनल व्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए एम स्टॉक का। देखिए फ्रेंड्स, एम स्टॉक के अंदर सेविंग एंड इनसाइट्स है। इसके अंदर मैंने जो ब्रोकरेज है वो 9274 रुपए की मैंने ब्रोकरेज बचाई है। अगर 20 रुपए पर ऑर्डर अगर ब्रोकरेज लगती है, जो ऑपरेशनल चार्जेस लगते हैं, तो इसका मतलब मैंने 10,000 रुपये इसमें सेव कर लिया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये देखेंगे आप सितंबर और अक्टूबर में, देखो ये मैंने 3 महीने पहले, सपोज मैंने मई जून जुलाई और अगस्त, सॉरी जून जुलाई अगस्त, थोड़ा बहुत मई में भी लिया होगा, तो मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि ये जो 3 महीने थे हमने बाइंग किए। ठीक है, ये 3 महीने हमने बाइंग किए इसके अंदर, और उसके बाद क्या हुआ है कि सितंबर अक्टूबर में हमने उनको सेल कर दिया। तो टोटल हमारा कितने ट्रेड हुए थे, 280 ट्रेड में हमने
₹32,572 हमने इसके अंदर इनकम जनरेट की है। ठीक है, प्रॉफिट हमने किया है। और ये जीरो ट्रेड है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ₹2 पता नहीं कैसे लिख दिए इसने। तो टोटल हमारा 32,572 के आसपास हमारा इसके अंदर प्रॉफिट हो गया था, जो हमने निकाल लिया है दिवाली से पहले ही। हमने इसको निकाल लिया था, विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अरे ये देखिए, अभी ये देखिए, हमने री इन्वेस्ट किया ना, तो अभी ये मार्केट जब नीचे गिरी है तो ये -5,000 समथिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो -5,000 है ना, फिर दोबारा से ये 30,000 करेंगे हम इसको, +30,000 करेंगे इसको हम। ठीक है, जैसे हमने ये किया, ये देखिए 30,000 के आसपास किया हमने। उसके बाद आप देखेंगे कि किस किस, ये सारा एनालिटिक्स इसके अंदर आ जाता है कि आपने कौन सा, देखो ये ITBs हमने 4,906 में बेचा। उसके बाद हमने बेस्ट रेट हमारा यही था। उसके बाद है बेस्ट मंथ हमारा अक्टूबर का था, जिसमें हमने ₹16,916 का हमने प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया था। और इसी तरीके से हमने प्रॉफिट बुक हम करते रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी ये जो है हमने किस किस टाइम पे हमने सबसे ज्यादा, हमने जो ऑर्डर्स हैं जो सेल किए हमने किस किस टाइम पे किए थे, तो मॉर्निंग टाइम में 9:15 से जब मार्केट ब्रेकआउट कर रही थी, तो हमने अपना प्रॉफिट एकदम से निकाल दिया। 125 ऑर्डर हमने तभी निकाले जब ये ब्रेकआउट मूवमेंट हुआ था। बाकी और भी हैं ऐसे, ये पूरी एनालिटिक्स इसके अंदर आती है। तो ये जो एनालिटिक्स है ये आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर हमने टोटल 32,574 रुपये हमने किए हैं। और आप देखेंगे इसी चीज को हमने यहाँ पर, ये जो हमारी गूगल शीट है, इसके अंदर हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर मेंटेन किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर 41 समथिंग है, तो 41 समथिंग है, तो ये जो बैलेंस पेमेंट है यानी 36, और ये जो ₹5,000 है वो हमने अपने जो दूसरा डीमेट अकाउंट है उसमें से थोड़ा बहुत हमने उसमें से भी निकाला है। तो ये टोटल जो हमारे दो डीमेट अकाउंट के हो गए वो 41 समथिंग हो गए। तो ये प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही क्या है कि धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होता जाता है, वैसे वैसे करके आप अपना ये डाटा को आप मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो जो गूगल शीट है, इसके बिना, ये एक टूल है एक तरीके का आपके लिए, तो इसको आप जरूर एनालिसिस कीजिए। और इसमें जिसमें भी आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें देखो, ये तो हमने ट्रेनिंग के लिए बनाया है कि 36 ETF है ट्रेनिंग के लिए। आप प्रत्येक ETF के अंदर तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन क्या है कि आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे सपोज आप सीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, गोल्ड बीज करते हैं, सिल्वर बीज करते हैं, डेवॉप बीज करते हैं, निफ्टी बीज करते हैं। जैसे निफ्टी बीज है, तो निफ्टी बीज की एक बहुत ही सटीक स्ट्रैटेजी आप इसके अंदर बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये है कि सपोज आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं निफ्टी 20 के अंदर, सपोज आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो अगला जो 2% है या 2.5% है, आप किस तरीके से आप नेक्स्ट लेवल पे इन्वेस्टिंग करेंगे जब वो डाउनफॉल में जाएगा। एवरेज प्राइस पर होना चाहिए नेक्स्ट डाउनफॉल, या वैसे होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, हमने इसको एवरेज प्राइस पे नहीं लिया है। हमने क्या किया है इसको, सबसे पहले सपोज मान लीजिए 270 पे हमने मार्केट प्राइस पे सपोज इसको ले लिया हमने, ₹1,00,000 का। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए आप। हमने बजट बनाया है, ₹6,00,000 का हमारा बजट है। हमने 270 पे इसको ₹1,00,000 का ले लिया है, यानी 370 क्वांटिटी हमने बाय कर ली है। हमारा बैलेंस बच गया है बजट ₹5,00,000। अब जो नेक्स्ट हमारा GTT ऑर्डर लगेगा वो लगेगा 264 पे। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम इसको होल्ड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सपोज मान ली जाए कि 270 से ये 280 पे चला गया, 270 से ये कहाँ चला गया, 80 पे चला गया, या 75 पे चला गया, तो इसका मतलब है कि हमारा ₹1,000 के आसपास दिखाएगा ये। ठीक है, 1,000 के आसपास दिखाएगा ये।
अब आपकी इसमें इच्छा है कि आप 1000 रुपीज लेके आप निकल जाइए, क्योंकि ये तो 3-4 दिन के अंदर ही आपको या तो ऊपर चला जाएगा, ये 5 रुपए ऊपर जाएगा। ठीक है, या तो 5 रुपए ऊपर जाएगा या 5 रुपए नीचे जाएगा। तो 1 वीक का इंटरवल में ये 5 रुपए ऊपर जाता है या 5 रुपए नीचे जाता है। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए। इसका इसी तरीके का कुछ ट्रेंड बनता है कि 5 रुपीज या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। और अगर ये झूल रहा है इसके बीच में तो आप इसको होल्ड कर लीजिए। तो नेक्स्ट बाय आपका कितना है? 264 पे आप जीटीडी ऑर्डर लगा दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बाय है उसके बाद 256 पे लगा दीजिए। ठीक है, 256 पे रहेगा। 256 के बाद क्या रहेगा? 248 का रहेगा। 248 के बाद क्या रहेगा? 241 का रहेगा। और 241 के बाद आपको नहीं लेना है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम ये 241 तक जाएगा, अगर जाएगा तो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने इसको एक बार ये ले लिया, 2 बार बाय हो गया। अब 2 बार बाय होने के बाद ये एवरेज प्राइस इसका आ गया 266 के आसपास एवरेज प्राइस हो गया है। अब 266 का एवरेज प्राइस हो गया। अब उसके बाद क्या है कि ये नीचे ही नहीं आ रहा 256 पे। ये कब आएगा? ये 256 पे आने की तो इसकी उम्मीद भी बहुत कम है। ये तो आता ही नहीं है। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाती है ना, तो अच्छों अच्छों की हालत खराब कर देती है। तो ये 256 क्या है, 250 पे भी आ जाएगा अगर ये नीचे की तरफ ट्रेंड बनाएगा। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसीलिए हमने 256 पे इसको किया है। यदि आप ये चाहते हैं कि एवरेज प्राइस पे इसको करना, देखो हम एवरेज प्राइस पे वैसे रिकमेंड नहीं करते हैं। हमने इसको जो बना रखा है, आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि जैसे हमने 3% किया है, इसको 3% किया है, तो आप इसको 2% कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2% कर दीजिए कि यदि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड नहीं बना रही है और ये जो निफ्टी बीज है ये नीचे नहीं जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले 2-2% का आप ले लीजिए। यहां तक 2-2% ले लीजिए। ठीक है, 2-2% आप कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जब 2-2% आपने कर लिया तो इसका मतलब है कि ये 8% जो शुरू का जो 8% है ना, यानी कि 270 से ज्यादा ये 260 पे, 260 पे या 255 पे ये 255 पे ये जा सकता है। यानी 15 रुपए मैक्सिमम जाएगा। क्योंकि 1500, निफ्टी 50 का 1500 गिरना एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये 15 रुपए नीचे चला जाता है तो इसका मतलब आपकी पूरे 6 लाख रुपए लग गए। और आराम से फिर आप शांति से बैठ 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 जाइए। और उसके बाद ये आपको बिल्कुल प्रॉफिट देगा ही देगा। तो आप ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे इसको इसमें काम करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मार्केट प्राइस पे आपने इसको बाय किया। उसके बाद जो नेक्स्ट बाय है वो 2% नीचे होगा। जो मार्केट प्राइस है जो अभी आपने लिया है उसका, उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एवरेज प्राइस तो वही रहेगा अभी। ये हो गया। उसके बाद जो लास्ट प्राइस है यानी 264 का प्राइस है, उसका 2% या 3%, हमने 3% किया, आप 2% भी कर सकते हैं। उसका 2% नीचे आपको लेना है। ये ध्यान रखिए। अगर मैं 2% इसको करके दिखा देता हूं आपको, ये 2% हो गया। यानी कि 64 के बाद आपको ये 60 पे लेना है। ठीक है, 1 लाख रुपए का। क्लियर हो गया? आप 60 के बाद आप 2% और नीचे आपको करना है। ये 3% की जगह पे आप 2% कर दीजिए। ये 2% आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये 2% लेना है, क्योंकि इतनी जल्दी फ्रिक्वेंट बाइंग आपको करने की जरूरत नहीं है कि आप एवरेज प्राइस से 2-2% कर रहे हैं। क्योंकि एवरेज प्राइस तो क्या होता है कि फिर उसमें जो फ्लक्चुएशंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है मार्केट के अंदर। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें एकदम से अगर मान लीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ चली जाए तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, इसीलिए आप प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करो। बाइंग प्राइस के बाद 2-2% नीचे, जो प्राइस इसका ये वाला प्राइस है जिस पे आपने लास्ट बाय किया है, उस प्राइस का आप 2% आप नीचे आपको लेना है। क्योंकि एवरेज प्राइस, तो सपोज मान लीजिए एवरेज प्राइस कितना हो गया इसका? 200,
70 और 264, सपोज मैं मान लेता हूं कि 267। ठीक है, 267 हो गया। ठीक है, 267 हो गया। अब मान लीजिए कि ये एवरेज प्राइस है, लेकिन ये चल कितने में रहा है? ये सपोज 264 पे आ गया। 264 पे आप बाय हो गया। 264 के बाद ये कितने पे चल रहा है? हमारा जो एवरेज प्राइस है 267 पे है। अब मार्केट आ गई 200, 259, 200, जस्ट ए सेकेंड, 300 लिख दिया मैंने। 267 पे एवरेज प्राइस हो गया। ठीक है, ये इसका एवरेज प्राइस हो गया है। इसको आप ध्यान से आप समझ लीजिए कि हमने पहले 270 पे लिया था, फिर उसके बाद 264 पे ले लिया, तो एवरेज प्राइस सपोज हमारा 267 आ गया, सपोज मान लेते हैं। अब क्या है कि इसका जो प्राइस है वो 261 पे चल रहा है। ठीक है, 261 पे चल रहा है। अब हम इसका, अगर हम 2% निकालते हैं, just a second। अगर हम इसका 2% के आसपास निकालते हैं तो 4 रुपए के आसपास होता है, 5 रुपए के आसपास होता है। तो अगर हम इसका एवरेज प्राइस से अगर नीचे लेते हैं तो ये कितना आएगा? 261, सॉरी 267 माइनस 5 रुपए। 5 रुपए लगभग माइनस, तो ये 262 पे हम इसको बाय कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एवरेज प्राइस का हमने कितना किया? 2% नीचे किया है, तो ये आ गया 262 पे। तो फ्रेंड्स, इतनी फ्रिक्वेंटली हमें इसको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि 261 पे तो ये अभी चल ही रहा है। हमने इसको 270 पे लिया, फिर 264 पे लिया, और फिर उसके बाद अगर हम एवरेज प्राइस के हिसाब से देखें तो ये 262 पे हमें बाय करना चाहिए। लेकिन ये कितने पे चल रहा है? 261 पे चल रहा है, तो ये बाय हो जाएगा, एकदम से बाय हो गया। ठीक है, तो इतनी फ्रिक्वेंटली हमें इसको बाय नहीं करना, ये ध्यान रखिए। हमें इसको, जो हमने लास्ट प्राइस लिया है उसी प्राइस से 2% नीचे करना है। ये देखिए, अब हमने 259 पे इसको लगाना है, तो 261 पे चल रहा है, तो 200 यानी 2 रुपए नीचे आएगा तभी हम इसको बाय करेंगे। नहीं तो उसको झूलने दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एवरेज प्राइस के हिसाब से 3 बाय हो गए। अब ये और नीचे चला जाता है, मान लीजिए 258 पे चला जाता है, फिर हम क्या करेंगे? फिर चौथा बाय हमें करना पड़ेगा एवरेज के हिसाब से। तो फिर क्या है कि 6 रुपए के आसपास फिर और नीचे हमें बाय करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एवरेज, जब 3 का एवरेज हो जाएगा, 265 हो जाएगा, और 7 रुपए माइनस करेंगे तो 259, 258 के आसपास हो जाएगा। तो 258 पे तो चौथा बाय भी हमारा हो गया एवरेज के हिसाब से। तो एवरेज के हिसाब से काफी ज्यादा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने एवरेज का कोई भी वो नहीं रखा इसके। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि आपने बजट नहीं बनाया है और आप इसको इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लगातार इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। सॉरी फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे निफ्टी 20 के अंदर चलते हो। यदि सपोज मैंने बजट नहीं बनाया है, देखो सबसे पहले डिसिप्लिन के हिसाब से बजट बनाना चाहिए। यदि मैंने बजट नहीं बनाया है, और अब जो मैं आगे बाय करूंगा, जैसे 2% ये ऑलरेडी नीचे है, और ये 0.5%, सपोज ये 1% के आसपास हो जाता है, तो मैं कितना लूंगा इसमें? 2 + 1, 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 3। तो 1 से लेकर 5% तक जब तक ये रहेगा, तो मैं 5 इसमें बाय करता जाऊं। ठीक है, ये क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं कि यदि ये 2% से लेकर और 5% तक अगर ये माइनस रहता है,
तो मैं 5-5 करके बाय करूंगा। जैसे ये 2 और एक 3, ये सॉरी 2.5% के आसपास हो गया, 2.60 के आसपास हो गया। तो इसका मतलब है कि ये 2% से लेकर 3%। लेकिन इसके अंदर जो डेली वाला है, इसमें कंडीशन ये होगी कि डेली वाला ये माइनस होना चाहिए। जितना ये माइनस होगा तभी मैं बाय करूंगा, जब ये माइनस होगा तभी मैं बाय करूंगा। तो जितना ये होगा, इस जो माइनस परसेंटेज है इसको ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, उसके हिसाब से मैं एक क्राइटेरिया सेट कर दूंगा कि मुझे 5-5 लेने हैं या 10-10 लेने हैं। वो फ्रेंड्स आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने बजट बनाया, अच्छा खासा बजट बनाया, तो मैं क्या करूंगा, यदि मैंने सपोज बजट बनाया इसका 1 लाख रुपए का, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी मैंने इसका बजट बनाया 2 लाख रुपए का या 2.5 लाख रुपए का बजट है, तो मैं क्या करूंगा इसको, जैसे 2 और ये 2.5 है तो मैं 25 लूंगा इसके। ठीक है, 22 लूंगा इसके। जैसे 2 और ये 2.5 हो गया, तो मैं 25 लूंगा, 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको। ठीक है, तो 25 लूंगा, 25 से एक्यूमुलेट करूंगा, फिर और ये नीचे गिरेगा, फिर मैं उसके हिसाब से फिर एक्यूमुलेट करूंगा, ऐसे करके। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो कितना है, कम से कम 1000 क्वांटिटी तक का टारगेट है, तब जाके मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कब तक गिरता रहेगा, क्लियर हो गया। अगर मैंने अपना बजट नहीं बनाया तो मैं इसके हिसाब से फिर ऐसे करके बाय करता रहूंगा, फ्रिक्वेंट बाय नहीं करूंगा। ये जब जब ये नीचे गिरेगा तब तब मैं इसको बाय करूंगा। हो सकता है वीकली वन, एक बार लूं, 2 बार लूं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, क्लियर हो गया। ये दूसरा तरीका है। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको देखो जो चीजें आपको क्लियर की है कि मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, करेक्शन मोड भी होता है एक, और इन्वेस्टिंग करना हमने आपको बताया है कि किस तरीके से इन्वेस्टिंग करना है। और हमने ये भी बताया है कि एम स्टॉक के अंदर हमने करेक्शन से पहले पहले हमने अपना जो पोर्टफोलियो था, जो प्रॉफिट का पोर्टफोलियो था, हमने उसको एग्जिट कर दिया। और उसके बाद हमने दोबारा री इन्वेस्ट उसको, उस फंड को में से 50% फंड हमने अपने एक्सपेंसेस के लिए निकाल दिए थे। ठीक है, आपने देखा होगा 19,000 के आसपास। उसके बाद हमने बाकी फंड को री इन्वेस्ट किया है, कुछ फंड को हमने पार्किंग में किया हुआ है। तो जैसे एल टी गिल्ड 20 के अंदर कुछ अच्छा खासा ब्रेक इवन पे भी अगर ये आ जाता है, तो हम अपने पार्किंग से फंड को हटा के और उसके बाद हम धीरे धीरे करके हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। हमें पता है कि नवंबर मंथ एक इन्वेस्टिंग मंथ है, होगा, और जिसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हम जो हमारा पार्किंग के अंदर फंड रखा हुआ है उसको धीरे धीरे करके हम इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। और कुछ लोगों का ये क्वेरी कि एवरेज प्राइस के डाउनफॉल पे हम लें या कैसे लें, उस चीज को भी मैंने क्लियर कर दिया है। गूगल शीट जब आप देखोगे, ठीक है, उसके अंदर जब फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गूगल शीट एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके अंदर दोनों इंडिकेटर्स हमने इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। आप आराम से आप एनालिसिस कीजिए। देखो, कभी भी इन्वेस्टिंग के अंदर जल्दीबाजी मत कीजिए। इन्वेस्टिंग के अंदर कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो डिसिप्लिन है आप उसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद आपका ये प्रॉफिट बनेगा बनेगा। आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में होंगे ही होंगे ईटीएफ के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए, मैं एक चीज़ के लिए बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस में हमारे जो साउंड है वो अच्छी नहीं थी। उसका कारण ये था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे जो पॉडकास्ट जो माइक है उसके अंदर कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये साउंड जो है सही नहीं आ रही थी। हमने सॉफ्टवेयर से उसको ठीक करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ कि आगे से आगे से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी साउंड क्वालिटी होगी उस पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और आप तक अच्छे वीडियोस, जो अच्छी एनालिटिकल वीडियोस है वो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।